हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 29 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन जॉइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गगन के बारे में बताया गया है। गगन है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अब ऐसे बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास खुद का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। अब इंडिया भी उन कंट्रीज़ में से एक बन चुका है। तो इंडिया जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कंप्राइजिंग द यूएस, जापान, यूरोप विद इट्स ओन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जो अभी ऑपरेशनल है तो वो सिर्फ यहाँ पर कम कंट्रीज़ में ही है, जैसे कि यूएस, जापान, यूरोप और इंडिया। और कंट्रीज़ यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना। तो चाइना में भी ऑपरेशनल नहीं है, चाइना का है B2। फिर साउथ कोरिया क्या है, कोरिया ऑगमेंटेशन सैटेलाइट सिस्टम। जो रशिया का है वो है डिफरेंशियल करेक्शंस एंड मॉनिटरिंग। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का है स्पैन, सदर्न पोजिशनिंग ऑगमेंटेशन नेटवर्क। एविएशन सेक्टर के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, साथ ही ये नॉन एविएशन सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो वाइल गगन इज प्राइमरली मेंट फॉर एविएशन, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स टू सेवरल अदर सेगमेंट्स सच एज मैरीटाइम, हाईवेज, रेलवेज, सिक्योरिटी एजेंसीज। और एक बार ये फुली रोल आउट हो जाएगा तो बेसिकली जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी कंप्लाइंट तरीके से जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग है वो हो सकेगी। तो वंस fully rolled out, it will make several smaller airports such as those in the northeast capable of having compliant aircraft land in low visibility scenarios। जो SBAS है वो नेविगेशन सिस्टम है जो कि बिल्ड किया गया है ऑन द ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट ग्लोनास। For aircraft operators, both civilian and military, it means that pilot can land aircraft at smaller airports। और यहाँ पर अगर लो विजिबिलिटी होगी तब भी आसानी से यहाँ पर लैंड कराया जा सकता है। गगन को बनाया किसने है, तो गगन सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाई AAI एंड इसरो। तो AAI प्लस इसरो ने बनाया है गगन को। AAI कोऑर्डिनेशन में विद इनकॉइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इम्प्लीमेंट किया है गगन मैसेज सर्विस। अब गगन मैसेज सर्विस क्या करेगी, बेसिकली कोई भी डिजास्टर जहाँ पर आने वाला है तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर मैसेज भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो फिशरमैन है उनको अलर्ट मैसेजेस भेज दिए जाएंगे। तो थ्रू विच अलर्ट मैसेजेस टू फिशरमैन, फार्मर्स एंड डिजास्टर अफेक्टेड पीपल विल बी सेंट ऑन द अकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, कैलामिटी सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा। अब हम सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर करिकुलम को कुछ चेंज करने की बात की गई है, तो उसके ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है कि यहाँ पर जो आउटडेटेड टॉपिक्स हैं उनको हटा दिए जाएं और जो टॉपिक्स आज की करंट रियलिटीज़ को बताते हैं तो उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। जैसे कि इमर्जिंग टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है, फॉर एग्जांपल कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जूनोटिक डिजीजेज, वैदिक मैथमेटिक्स, कोडिंग, स्वच्छ भारत। तो जो आज की करंट रियलिटीज़ और प्रायोरिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए जाएंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। ट्रेडिशनल नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बताया जाएगा, कोडिंग, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैदिक मैथ्स। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की बात की गई है। इसके अलावा रामसर साइट्स के बारे में बताया जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है ये सब बताया जाएगा। पॉपुलर मिथ्स जैसे कि कुछ यहाँ पर स्पीशीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं जिसकी वजह से उनका इलीगल ट्रेड होता है, तो वो सारे मिथ्स को बस्ट करने के लिए बताया जाएगा। तो पॉपुलर मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस एसोसिएटेड विद सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ विच फ्यूल देयर इलीगल ट्रेड इवन ड्राइविंग देम ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस करने की बात की गई है। अब वो आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो हम यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी होगा हम डिस्कस कर लेंगे। FCRA क्लियरेंस मस्ट फॉर टाई अप्स विद चाइना कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। अब चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के साथ अगर यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी टाई अप करेगी तो उसके लिए FCRA क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जो इंडिया है वो कंसिडर करता है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को एज फॉरेन कल्चरल सेंटर्स। तो इनको वैसे भी ज़रूरत पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अप्रूवल की। उसके बाद भी अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इनके साथ कोलैबोरेट करेगी तो उसके लिए अलग से FCRA अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अंडर द रिवाइज्ड रेगुलेशंस द नीड फॉर FCRA अप्रूवल विल बी ओवर एंड अबव द MEA क्लियरेंस। तो कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विद चाइना's Confucius Institutes will now require Foreign Contribution Act clearance, a decision that comes 2 years after the government reportedly undertook a review of such tie-ups। आगे हम चलते हैं। ये आर्टिकल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अ वॉर रन्स थ्रू इट, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वॉर की वजह से जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। शॉक प्रूफिंग पावर। अभी कोल की जो इन्वेंट्रीज उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो इन अक्टूबर लास्ट ईयर भी ये सिचुएशन देखने को मिली थी जब पावर शॉर्टेजेस हुए थे क्योंकि कोल की कमी हो गई थी, और सेम सिचुएशन हमें फिर से देखने को मिल रही है 7 महीने बाद। तो आफ्टर 7 months वी आर बैक टू स्क्वायर वन एज रिपोर्ट्स ऑफ कोल शॉर्टेज इंड्यूस पावर आउटेजेस अक्रॉस स्टेट्स कंटिन्यू टू पोर इन। ऑन द वन हैंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है।
इंटरनेशनल प्राइसेस कोल के लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऑन द वन हैंड देयर इज़ अ रश टुवर्ड्स बाइंग एक्सपेंसिव कोल एंड पावर ऑन द एक्सचेंजेस। ऑन द अदर हैंड कुछ यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को कि आप यहाँ पर पावर कंजम्पशन कम कर दो ताकि हाउस होल्ड्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो सके। तो ऑन द अदर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश एंड गुजरात हैव आस्क्ड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस कंजम्पशन टू मैनेज द पावर डेफिसिट। अब ये सब सिचुएशन इसीलिए देखने को मिली क्योंकि कोविड इंड्यूस लॉकडाउन के बाद जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन खुला तो अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये डिमांड जो है इसको जो डिस्कॉम्स है वो फोरकास्ट नहीं कर पाए थे। तो एज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम्ड आफ्टर द कोविड इंड्यूस लॉकडाउन, द डिमांड सप्लाई मिसमैच फॉर कमोडिटीज सच एज कोड वाइडेंड ग्लोबली लीडिंग टू अ सर्ज इन प्राइसेस। जो कॉस्ट है इंपोर्टेड कोल की वो 35% बढ़ चुकी है अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर से कंपेयर करें। तो इवन एज कोल स्टॉक्स अवेलेबल विद स्टेट थर्मल पावर प्लांट्स फेल, इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड अ सडन राइज इन एनर्जी डिमांड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोल की जो इन्वेंट्री है वो भी कम होगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बढ़ गई है क्योंकि हीट वेव्स भी इस बार बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं जिसकी वजह से इंटरमिटेंट रेन नहीं हुई है, और ज़्यादा हीट वेव्स के चलते भी यहाँ पर जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ गई है। अब किया जा सकता है कि ऐसी सिचुएशन ना आए, तो यहाँ पर ऑथर ने कुछ स्टेप्स बताएं जो कि लिए जा सकते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए। तो फर्स्ट, क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम टू एंश्योर पावर प्लांट्स वर्क एफिशिएंटली। तो इंडिया के पास लगभग 200 गीगावाट ऑफ कोल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी है, जिससे 70% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ओल्डर और इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, और बाकी न्यूअर और जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं उन्होंने अभी काम करना शुरू नहीं किया क्योंकि उनके जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन वो अभी भी चल रहे हैं। तो वाइल द न्यूअर एंड एफिशिएंट वंस रिमेन आइडल फॉर वांट ऑफ फेवरेबल कोल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स और पावर परचेज एग्रीमेंट, तो इनको देखने की ज़रूरत है कि सारे ही यहाँ पर जो भी पावर प्लांट्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेशनल रहें। दूसरी बात, जो डिस्कॉम्स हैं वो यहाँ पर असेसमेंट कर सकें कि क्या डिमांड होने वाली है। तो सेकंड, इनेबल डिस्कॉम्स टू अंडरटेक स्मार्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड को पहले से फोरकास्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विद मोर देन 90% ऑफ पावर बीइंग प्रोकर्ड थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर जो डिस्कॉम्स हैं उनके पास बहुत कम इंसेंटिव होता है कि वो यहाँ पर लॉन्गर टर्म की डिमांड को लेकर चलें। थर्ड, एम्पावर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स टू हेल्प ब्रिंग डाउन डिस्कॉम लॉसेस। तो जो डिस्कॉम लॉसेज है वो 21% है। बेसिकली जो एग्रीगेट लॉस है डिस्कॉम को वो 21% है। तो लॉसेज इतना ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिस्कॉम्स हैं वो यहाँ पर कोल जनरेटर्स को पे नहीं कर पाते हैं। तो दीज लॉसेज आर ऑल्सो द रीजन्स फॉर डिस्कॉम्स नॉट बीइंग एबल टू पे द जनरेटर्स ऑन टाइम, जिसकी वजह से कोल इंडिया जो है उसको पेमेंट डिले मिलता है, जिसकी वजह से कोल इंडिया इनकी रिक्वेस्ट को जल्दी से फुलफिल नहीं करता है। तो विच इन टर्न इज रिलेक्टेंट टू सप्लाई कोल ऑन रिक्वेस्ट। तो ये सारी कमियां हैं जो कि दूर करनी है ताकि जो पावर आउटेजेस है वो आने वाले समय में ना हो। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द रिटर्न ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया कि इंस्टेंट जस्टिस जो है वो सिविलाइज सोसाइटी का बिल्कुल भी एक अच्छा पॉइंट नहीं है। तो इंस्टेंट जस्टिस नहीं होनी चाहिए। इंस्टेंट जस्टिस का मतलब ये होता है रिवेंज। तो इंस्टेंट जस्टिस को आप जस्टिस नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक तरीके का रिवेंज होता है। फिर यहाँ पर बताया गया है 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक कॉमन बिलीफ था कि जो क्रिमिनल है उसको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, उसको यहाँ पर पब्लिक में एग्जीक्यूट कर देना चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि अगर आप कोई क्राइम करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो जस्टिस उस समय इंस्टेंट हुआ करती थी, और ये माना जाता था जो भी यहाँ पर अक्यूज्ड है उसके पास कोई भी राइट नहीं है, यहाँ तक कि उसको यहाँ पर बोलने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जस्टिस वॉज ऑफन इंस्टेंट विद वेरी फ्यू राइट्स अवेलेबल टू द पर्सन फेसिंग द जज। इन मैनी केसेस जो पर्सन यहाँ पर गिल्टी डिक्लेयर होता था उसे स्टोन कर दिया जाता था, बीहेड कर दिया जाता था, या तो यहाँ पर पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी यहाँ पर सिविलाइजेशन की तरफ गई तो उसके बाद हमने यहाँ पर जस्टिस में एक रिफॉर्म देखने की शुरुआत हुई। जो एक्ट उस समय कंसिडर किए जाते थे कि क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनको आज हम क्रिमिनल एक्ट्स नहीं कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्ट्स कंसिडर्ड क्रिमिनल अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो डू नॉट अट्रैक्ट पनिशमेंट टुडे। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, LGBT, दे आर नॉट सीन एज डेविएंट, तो उनको नहीं माना जाता है कि ये डेविएंट एक्ट है। सिमिलरली, द राइट्स ऑफ ए पर्सन चार्ज टू डिफेंड हिमसेल्फ रीजनेबली हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कोई यहाँ पर अगर अक्यूज्ड भी है तो उसके पास भी राइट होंगे, राइट टू बी हर्ड, उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसको भी यहाँ पर एक लॉयर दिया जाएगा। तो इट इज़ लाइक द जर्नी ऑफ अ स्टेट टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। तो जैसे जैसे हम सिविलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं जस्टिस सिस्टम में भी हमें रिफॉर्म देखने को मिलता है। जो सिविलाइज सोसाइटी होती है वो डेलिंक्वेंट की तरफ, डेविएंट जो यहाँ पर इंसान बिहेवियर शो कर रहा है उसकी तरफ भी कंपैशनेट होती है। तो अ मोर सिविलाइज सोसाइटी मीन्स मोर कंपैशन टुवर्ड्स अ डेलिंक्वेंट।
जो नेशन स्टेट्स हैं जो कि डेवलपमेंट लेडर में बहुत ऊपर जा चुके हैं, उन्होंने बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। इंडिया में भी कैपिटल पनिशमेंट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस दिया जाता है। तो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैव ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द अक्यूज एज पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो अक्यूज के राइट्स हैं वो भी यहाँ पर राइट्स कंसिडर किए जाएंगे और वो एक नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। तो इंस्टेंट जस्टिस हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो उस समय हुआ करती थी 19th सेंचुरी में इंस्टेंट जस्टिस जैसी चीज़, ये आज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हम इंडिया में देख रहे हैं कि इंस्टेंट जस्टिस जो है वो वापस से आ रहा है। तो ही सिंपली कंडेम्ड टू वॉच एन एरोगेंट ब्यूरोक्रेसी डिमोलिश हिज प्रॉपर्टी हेल्पलेसली। तो यहाँ पर बुलडोजर जस्टिस की बात की गई है। तो द इंडियन स्टेट डिस्प्लेज दिस टेंडेंसी एट टाइम्स, दो नॉट एज ब्रेजनली एज इट हैज डन ऑफ लेट। द पुलिस हैव बीन गिवन द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अब यहाँ पर इंस्टेंट जस्टिस में प्रॉब्लम क्या है, जो पुलिस है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर भी है, जज भी है, एग्जीक्यूशनर भी है। तो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स हु वर येट टू बी डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, उनको यहाँ पर उनका फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिली हैं। तो बेसिकली इंस्टेंट जस्टिस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि अगर ये सब होता है, जैसे कि कोई एनकाउंटर हुआ या तो यहाँ पर बुलडोजर जस्टिस हुए, तो एक सेक्शन आपको दिख जाएगा जो कि खुश है कि यहाँ पर इंस्टेंट जस्टिस हो रही है। तो द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सपोर्ट दिस क्रूएलिटी। अ फ्यू ईयर्स अगो एक डॉक्टर को यहाँ पर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, उसके बाद जो भी परपेट्रेट्स थे उनको यहाँ पर गोली मार दी गई थी। तो उसके बाद लोगों ने इस बात का जश्न मनाया था। तो ऑथर ने यही क्वेश्चन उठाया है कि सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। तो हाउएवर द पीपल ऑफ हैदराबाद सेलिब्रेटेड दिस घासली वॉयलेशन ऑफ द लॉ। Perhaps the traditional attraction for instant justice discourage citizens from asking questions। अब लोगों को ये लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में हो सकता पनिशमेंट मिले ना मिले, इसके अलावा इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए उनको इंस्टेंट जस्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर इंस्टेंट जस्टिस होगी तो लोग कोर्ट के सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेंगे, लोग यही नहीं मांग करेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अच्छा बनाना, तो हमें यहाँ पर जुडिशरी में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर पुलिस में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जो है इंस्टेंट जस्टिस से खुश हैं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। तो वो इनकी डिमांड ही नहीं करेंगे कि आप पुलिस में रिफॉर्म्स करो, आप जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स करो। तो परहैप्स द ट्रेडिशनल अट्रैक्शन फॉर इंस्टेंट जस्टिस डिस्करेज सिटीजंस फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द इनएबिलिटी ऑफ द जस्टिस डिस्पेंसेशन। द स्टेट ऑल्सो अपीयर्स टू बी हैप्पी अबाउट दिस अनसिविल एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ पर स्टेट को भी पुलिस रिफॉर्म्स फिर करने की ज़रूरत नहीं है और इंस्टेंट जस्टिस चीप है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि एक्सपेंसिव सिविलाइज जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम चाहिए, या तो आपको ब्रूट ट्रेडिशनल यहाँ पर इंस्टेंट जस्टिस सिस्टम चाहिए। द बुलडोजर कल्चर इज टर्निंग द इंडियन स्टेट इनटू एन अनसिविलाइज्ड एंड बारबरिक स्टेट। तो इसको जल्द से जल्द हमें रोकना चाहिए। तो यही बताया गया है यहाँ पर इस आर्टिकल में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है ओपनिंग आवर आर्म्स एंड माइंड्स, पर यहाँ पर ये बताया कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि आप इसमें एस्पर्जर सिंड्रोम से जो लोग यहाँ पर पीड़ित है वो भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो अ रेंज ऑफ कंडीशंस प्रीवियसली नोन एज ऑटिज्म और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और एस्पर्जर सिंड्रोम नाउ कम अंडर द कॉमन एम्ब्रेला ऑफ ASD। अब इसको स्पेक्ट्रम इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है। तो लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, पीपल हैव ASD हैव वेरी डाइवर्स डिफिकल्टीज, हेंस द टर्म स्पेक्ट्रम इज यूज्ड। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं जब यहाँ पर समर का सीज़न होता है, लेकिन जब रेनी सीज़न होता है तब यहाँ पर जो नेपाल है हमें एक्सपोर्ट करता है। तो बेसिकली रेनी सीज़न में जो नेपाल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है, लेकिन अभी के सीज़न में नहीं कर पाता है। तो नेपाल जो है हमसे इंपोर्ट करता है, लेकिन हमारे पास खुद शॉर्टेजेस है, तो हम यहाँ पर नेपाल को कैसे एक्सपोर्ट कर सकें। तो करेंटली नेपाल इज़ रिसीविंग ओनली 100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट इट्स डिमांड फॉर 400 MV। तो हाउएवर आफ्टर 1 और 1.5 months व्हेन द रेनी सीजन अराइव्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और नेपाल जो है यहाँ पर पॉसिबली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट भी कर सकेगा इंडिया को। आगे हम चलते हैं। इस आर्टिकल में सिर्फ ये बताया गया कि LIC के IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइमलाइन दी गई कि LIC जो है कब बनाया गया था LIC को। तो LIC फॉर्म बाई मर्जिंग एंड नेशनलाइजिंग 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑन September 1, 1956। तो 1956 में यहाँ पर LIC बनाई गई है और इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ था। अब तो बेसिकली 40 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है LIC। तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन होना चाहिए। एक बार शायद क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया था कि SBI, LIC और यहाँ पर जो टाटा एयरलाइंस है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंसर्न टू प्रैक्टिकल यूज़, स्टडी शोज ओल्ड मास्क कैन स्ट्रेंथन सीमेंट। अब सिंगल यूज़ मास्क जो है वो इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम बन गए, उनका यूज़ किया जा सकता है। उनका यूज़ कैसे किया जा सकता है? तो रिसर्चर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ओल्ड मास्क इनटू अ सीमेंट मिक्सचर। तो अगर उनको सीमेंट मिक्सचर में मिला दिया जाए, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मिक्सचर बनेगा और जो कंक्रीट है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगी।
तो हमें एक सोल्यूशन मिल गया है जो कि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज़ अ कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस और सीमेंट को बनाने की वजह से 8% कार्बन एमिशंस होता है। तो अगर हम उसमें माइक्रोफाइबर सेट करेंगे मास्क के, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है वो भी कम हो पाएगा। तो इफ कंक्रीट इज रीइंफोर्स्ड विद माइक्रोफाइबर्स इट कैन पोटेंशियली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सीमेंट नीडेड फॉर अ प्रोजेक्ट। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि इससे जो कंक्रीट है वो और ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो रही है। यहाँ पर पेट्रोल और फ्यूल के ऊपर टैक्सेस की बात की गई है। तो एक्साइज ड्यूटी एंड वेट ऑन फ्यूल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो कल मैंने आपको बताया था जो एक्साइज ड्यूटी है फ्यूल पे वो सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू को 18.4% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और जो पेट्रोल और एल्कोहल है वो 25 to 35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टेट के टैक्स को। पेट्रोलियम टैक्सेस विद स्टेट्स आर शेयर्ड आउट ऑफ बेसिक एक्साइज ड्यूटी। अब जो सेंटर है वो पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता है, उसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगाता है और कुछ सेसेस भी लगाता है। लेकिन स्टेट के साथ क्या शेयर होता है, सिर्फ बेसिक एक्साइज ड्यूटी शेयर होती है। तो पेट्रोलियम टैक्सेस विद स्टेट्स आर शेयर्ड आउट ऑफ बेसिक एक्साइज ड्यूटी। द सेंटर ऑल्सो लेवाइज एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड सेसेस जो कि यहाँ पर शेयर नहीं किए जाते हैं विद द स्टेट्स। अब हाउ फ्यूल इज टैक्स्ड, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो लगाता है एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा और भी एक्साइज ड्यूटी और सेसेस लगाता है। स्टेट क्या लगाता है, तो स्टेट यहाँ पर लगाता है वेट या सेल्स टैक्स आप बोल सकते हो। तो स्टेट्स अप्लाई एंड एड वेलोरम वेट और सेल्स टैक्स ऑन द बेस प्राइस, फ्रेट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी एंड डीलर कमीशन, पेट्रोल एंड डीजल। तो बेसिकली जो स्टेट यहाँ पर वेट लगा रहा है वो सिर्फ बेसिक प्राइस पे नहीं लगा रहा, वो इन सबको इंक्लूड करने के बाद उस प्राइस पे लगा रहा है। तो अगर यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी वाला पार्ट बढ़ता है तो उसका मतलब ये है कि स्टेट के टैक्स भी बढ़ेगा। तो स्टेट्स अप्लाई वेट और सेल्स टैक्स ऑन द बेस प्राइस, फ्रेट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी एंड डीलर कमीशन। तो देयरफॉर स्टेट के कलेक्शन बढ़ेंगे अगर यहाँ पर सेंटर जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगा। लेकिन सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और सेस बढ़ा दिया। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी अगर सेंटर ने कम कर दी तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो यहाँ पर टैक्स लगाता था तो अगर उसमें एक पार्ट कम हो गया तो यहाँ पर जो स्टेट का टैक्स है वो तो कम हो गया, लेकिन जो सेंटर है उसके पास टैक्स इसीलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सेंटर अब सेस लगाएगा। तो सेंटर को सेस तो वैसे भी शेयर नहीं करना पड़ता विद द स्टेट्स। तो सेंटर ने बेसिकली क्या किया, बेसिक एक्साइज ड्यूटी को तो कट कर दिया बाई 1.6 ऑन पेट्रोल एंड 3 पर लीटर ऑन डीजल। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेंटर ने क्या किया, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि 2.5 रुपये लगता है पेट्रोल पे और 4 रुपये लगता है डीजल पे। और ये यहाँ पर स्टेट के साथ शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं द हटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनकी डिमांड है कि इनको यहाँ पर ST स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया सेंटर वुड कंसिडर फेवरेबली द स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ द हटी कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। जो हटीज़ हैं वो बेसिकली क्लोज निट कम्युनिटी है। अब इनका नाम हटीज़ क्यों पड़ा, तो बेसिकली ये लोग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में यहाँ पर इन्वॉल्व थे ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड वूल्स, और ये स्मॉल टाउन मार्केट्स में बेचते थे जिसको कि हार्ट्स बोला जाता है, उससे इनका नाम पड़ा हटीज़। जैसे खाप पंचायत होती है हरियाणा में, वैसे ही इनकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है जो कि इनको गवर्न करती है, वो होती है खुम्बली। तो खुम्बली और खाप तो आपको पता है, तो खुम्बली होती है। डिमांड फॉर ST स्टेटस, तो ST स्टेटस की डिमांड जो है बहुत पुरानी है। जो STs हैं हिमाचल प्रदेश में वो हैं गड्डीज़, गुज्जर्स, केनाराज, लाहौलाज, पंगवालाज, इतना तो याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हटीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये लोग ST स्टेटस को डिमांड कर रहे हैं 1967 से, तो हो सकता है इस बार इनको मिल जाए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नाबार्ड का ये कहना है कि हम निकालेंगे यहाँ पर फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज प्लानिंग टू फॉर्मुलेट अ फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स टू ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट नीडी एंड डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स। अब यहाँ पर लोन वेवर दिया जाता है, तो एक्चुअली जो फार्मर्स डिस्ट्रेस में होते हैं हो सकता है उनको लोन वेवर ना मिल पाए, इसके अलावा जो स्कीम का बेनिफिट है वो नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पर ट्रैक करने के लिए फार्मर्स की डिस्ट्रेस को नाबार्ड बनाएगा एक इंडेक्स। तो depending on the level of distress, the government and the financial institutions can decide on an appropriate package of support instead of the current जहाँ पर डोल आउट किया जाता है कि लोन वेवर दे दिया जैसे इलेक्शन आने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस को खत्म करके यहाँ पर एप्रोप्रिएट पैकेज दिया जाएगा ताकि जो फार्मर्स का डिस्ट्रेस है वो खत्म किया जा सके। तो नाबार्ड यहाँ पर निकालेगा डिस्ट्रेस इंडेक्स, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।